हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी गद्य की प्रमुख विधाओं की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में जो भी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं उनकी हम परिभाषाएं देखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उस वीडियो में हम 2016 से लेकर 2020 तक जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में गद्य की विधाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। देखिए, प्रमुख यानी कि गौण, तो गद्य की गौण विधाओं के नाम ऐसे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो गद्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, डायरी, ये सब गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। आप चाहें तो प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निबंध किसे कहते हैं? निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? तो आंसर है हमारा, किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को निबंध कहते हैं। निबंध किसे कहते हैं? तो किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी रचना को हम निबंध कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखिए। तो निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। गुलाब राय जी ने कहा था, निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंदर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया हो। उसके बाद निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है? तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना कठिन कार्य है। जो गद्य लिखना होता है वह पद्य लिखने की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगर 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी हो जाता है। मान लीजिए कवि कोई भी कविता लिख रहा है, अगर उसमें से एक पंक्ति का अच्छा मतलब निकल रहा है तो उसकी प्रशंसा होगी, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्यकार को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच समझकर लिखना होता है। देखिए, गद्यकार के लिए ऐसा नहीं है कि अगर गद्यकार कोई रचना लिख रहा है, एक अच्छी लाइन लिख दी उसने, उसके बाद ऐसा कचरा लिख दिया तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी। उसको एक एक वाक्य को अच्छी तरीके से सोच समझकर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक, व्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। गद्य की कसौटी निबंध को क्यों कहा गया है? तो इस कथन का तात्पर्य यह है कि पद्य की तुलना में गद्य रचना संपन्न करना दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है, क्योंकि 8 पंक्तियों वाली कविता में यदि एक भी पंक्ति भावपूर्ण लिख जाती है तो कवि प्रशंसा का भागी होता है, परंतु गद्य के संदर्भ में ऐसा नहीं देखा जाता। गद्य को एक एक वाक्य सुव्यवस्थित एवं सोच समझकर लिखना होता है। उसी स्थिति में गद्यकार प्रशंसनीय है। गद्य में निबंध लेखन बहुत ही कठिन कार्य है। निबंध को सुरुचिपूर्ण, आकर्षक तथा व्यवस्थित होना चाहिए। इसी हेतु निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक की परिभाषा लिखिए, नाटक के तत्व लिखिए, 3 प्रमुख नाटकों के नाम उनके लेखकों सहित लिखिए। तो आंसर है हमारा, नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। देखिए, काव्य पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें आपको महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद यह एक अभिनय परक विधा है। देखिए, अभिनय यानी होता है एक्टिंग करना। जो भी नाटक में पात्र होंगे उनके मन में जो भी भावनाएं होंगी, अगर उनको किसी दूसरे को बताना है तो वह उन भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे, अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, तो जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। नाटक की परिभाषा है हमारी, नाटक एक प्रमुख दृश्य काव्य है। यह एक ऐसी अभिनय परक विधा है, यानी कि इसमें जो भी पात्र होंगे अपनी भावनाएं बताने के लिए अभिनय करेंगे, एक्टिंग करेंगे, जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक वर्णन होता है। उसके बाद नाटक के हम तत्व देख लेते हैं। तो नाटक के बेसिकली 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि नाटक के तत्व लिखिए। तो नाटक के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो 6 होते हैं: कथा वस्तु, संवाद, पात्र एवं चरित्र चित्रण, भाषा शैली, अभिनेता और उद्देश्य। अब हम देख लेते हैं प्रमुख नाटक और नाटककार। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी ने लिखा है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, विक्रमादित्य उदयशंकर भट्ट ने लिखा है, कर्तव्य सेठ गोविंद दास ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रमुख नाटककार और उनके लेखकों के नाम लिखिए। उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। उनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी हैं। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी किसे कहते हैं? 2 एकांकी के नाम लिखिए। देखिए, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। बाकी जो भी गुण नाटक में होते हैं वो सारे गुण एकांकी में होते हैं। एकांकी नाटक का छोटा रूप होता है। तो नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, दीपदान, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ये प्रमुख एकांकी हैं और उनके लेखक। जीवनी किसे कहते हैं? प्रमुख जीवनियों के नाम लिखिए। तो जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन का वर्णन कर रहे हैं तो उसे आप जीवनी कहेंगे। इंग्लिश में जीवनी को बायोग्राफी कहा जाता है। कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय जी ने लिखा है, एक जीवनी है। जीवनी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। किसी व्यक्ति के जीवन का चरित्र चित्रण करना, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। इंग्लिश में जीवनी को बायोग्राफी कहा जाता है। कलम का सिपाही अमृत राय जी द्वारा लिखित एक प्रमुख जीवनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आत्मकथा किसे कहते हैं? तो किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा आत्मकथा कहलाती है। किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा, जो लेखक होगा अगर वह अपने जीवन का खुद वर्णन करेगा तो उसे आत्मकथा कहते हैं। अगर आपको अपने जीवन पर कुछ लिखना है, सब आप अपने बारे में लिखना है, तो आप लिखोगे तो वो आपकी आत्मकथा कहलाएगी। जो भी लिखता है उसके जीवन के बारे में अगर वो खुद लिख रहा है तो वो आत्मकथा कहलाती है। उसके बाद हमारा संस्मरण किसे कहते हैं? तो स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ संस्मरण कहलाता है। स्मृति के आधार पर यानी कि यादों के आधार पर कोई भी अगर आप व्यक्ति या फिर घटना का वर्णन कर रहे हैं तो वो हमारा संस्मरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना किसे कहते हैं? तो किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। अगर आप किसी रचना का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें गुण भी होंगे और दोष भी होंगे, उनको प्रॉपर तरीके से बताना हमारा क्या आलोचना कहलाता है। अगर आप कोई रचना पढ़ रहे हैं, उसमें आपको कोई क्या चीज़ अच्छी लगी वो आप बता रहे हैं और क्या चीज़ बुरी लगी वो भी आप बता रहे हैं, तो वह आलोचना के अंतर्गत आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख आलोचक हैं। आलोचना किसे कहते हैं? तो किसी रचना का गुण दोष परक मूल्यांकन आलोचना कहलाता है। मान लीजिए आप कोई रचना पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ अच्छी लगी उसमें और कुछ चीज़ बुरी लगी, तो आपने दोनों बता दी कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, तो वह हमारा आलोचना कहलाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख आलोचक हैं। रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतरण है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है। आप स्केच से किसी का भी स्केच बना देते हैं या आपने कोई व्यक्ति देखा, कोई वस्तु देखी, उसी प्रकार शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन रेखा चित्र कहलाता है। जिस प्रकार स्केच के माध्यम से आप ड्राइंग करके किसी व्यक्ति वस्तु का वर्णन कर देते हैं, उसी प्रकार शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करना हमारा रेखा चित्र कहलाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उपन्यास। उपन्यास किसे कहते हैं? उपन्यास शब्द उप, उपसर्ग और न्यास पद के योग से बना है। उपन्यास 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और न्यास। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है रखना, यानी कि समीप रखना, पास रखना। वह वस्तु या रचना जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि यह उसी की है, उसी के जीवन की कथा उसी की भाषा में कही गई है, तो वह हमारा उपन्यास होता है। उपन्यास का मतलब होता है समीप रखना। रेपोतार्ज किसे कहते हैं? तो रेपोतार्ज एक नवीन विधा है, यानी कि नई विधा है, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रोचक और भावात्मक चित्रण। रेपोतार्ज एक नवीन विधा है जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रोचक और भावात्मक चित्रण। हाल ही में घटी घटना तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं को अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रेपोतार्ज कहलाता है। मान लीजिए लेखक ने कोई घटना देखी, कोई वस्तु देखी, उसके अकॉर्डिंग नमक मिर्च लगाकर प्रस्तुतिकरण रिपोर्टाज कहलाता है। अंग्रेजी में इसी से मिलती जुलती रिपोर्ट है। देखिए, एक शब्द अंग्रेजी में रिपोर्टाज से मिलता है जिसका मतलब होता है रिपोर्ट, और रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? किसी विषय का यथातथ विवरण, यानी कि लेखक ने जो भी चीज़ देखी उसका वैसा का वैसा वर्णन करना रिपोर्ट कहलाता है। और
अगर कोई चीज़ देखी और उसमें कुछ नमक मिर्च लगाकर अपने अकॉर्डिंग बोल देना रिपोर्टाज कहलाता है। जबकि रिपोर्टाज में किसी सत्य घटना का यथातथ वर्णन करते हुए भी उसमें कथात्मक सरसता एवं रोचकता का समावेश होता है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें डाल देता है लेखक उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। गद्य साहित्य में रिपोर्टाज का महत्व प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत बढ़ गया है। आजकल टीवी अखबार आदि में हर जगह रिपोर्टाज का बोलबाला है, जो छोटी छोटी बातों को भी रसप्रद बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है। देखिए, कुछ भी हुआ उसको बड़ा चढ़ाकर बता देना रिपोर्टाज कहलाता है। रिपोर्ट होती है जो भी आपने देखा उसका वैसा का वैसा वर्णन करना रिपोर्ट कहलाती है। अगर आपने कुछ देखा और उसमें कुछ नमक मिर्च अपने अकॉर्डिंग लगा दी और फिर आपने लोगों को बताया तो वो रिपोर्टाज होती है। उसके बाद हम विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें किसी घटना का वास्तविक एवं सजीव अंकन होता है। देखिए, वास्तविक और सजीव अंकन तो होता है, वो घटना तो घटी होती है, लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डाल दिए जाते हैं अपने मन से उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसमें घटना का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाता है। भाषा सरलता, रोचकता एवं प्रभावपूर्ण गुणों से ओतप्रोत होती है। इसकी भाषा सरल होती है, रोचक होती है और प्रभावपूर्ण भी होती है। देखिए, धर्मवीर भारती, युद्धधारा और रांगे राघव तूफानों के बीच ये प्रमुख हमारे रिपोर्टाज हैं। धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, रांगे राघव तूफानों के बीच, ये दो हमारे प्रमुख रिपोर्टाज हैं और उनके लेखक हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।